Good morning class. This is a revision class. Revision of whole chapter molecular basis of inheritance. Revision of molecular basis of inheritance. तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उन सभी का ये रिवीजन क्लास है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में सबसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आरएनए स्ट्रक्चर क्या होता है और कंपेयर करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर को आरएनए स्ट्रक्चर से। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल में कितने एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट किए गए जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद टॉपिक है हमारा डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट एंड फाइनल टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सभी हम आज के क्लास में एक समरी रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक समरी पूरे होल चैप्टर का, जिससे कि अगर एक क्लास में सिर्फ एक वीडियो में पूरे कंटेंट को स्टडी किया जा सके। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है इन डीएनए। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दोनों क्या होते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। अगर एक चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में होगा तो सेकंड चेन 5 टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ये बने होते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू बाइंडिंग होती है दोनों न्यूक्लियोटाइड की। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड राइबोज शुगर जिसके 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है और 5 प्राइम कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस डीएनए में 4 टाइप्स के होते हैं। तो वो क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये इनमें से एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वेयरएज साइटोसिन और थाइमिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें पायरीमिडीन बोला जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया, प्यूरिन और पायरीमिडीन देख लिए। अब प्यूरिन हमेशा पायरीमिडीन से बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन है तो ये हमेशा थाइमिन से बाइंड करेगा बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन है तो ग्वानिन से बाइंड करेगा बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, वाइस वर्सा। नाउ ये डीएनए का सिंपल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आरएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आरएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। अब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स इन्हीं क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो
न्यूक्लियोसाइड अगर एक न्यूक्लियोसाइड को देखा जाए तो यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर था उससे ठीक अपोजिट यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ इससे ठीक अपोजिट होता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे होते हैं, यहाँ पे राइबोस शुगर होता है लेकिन यहाँ पे 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। और डीएनए को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। अब यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होता है, CH2 OH5 प्राइम पे होता है और नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में। आरएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 यूनिट्स होती है, ये 3 सबस्ट्रेट से मिलकर बना होता है। अगर ये 3 सबस्ट्रेट क्या होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोस शुगर। यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट से मिलकर बना होता है, वो सबस्ट्रेट यहाँ पे पेंटोज शुगर या राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस भी चेंज यहाँ पे होते हैं। 3 तो एक जैसे होते हैं लेकिन 1 डिफरेंट रहता है। 1 कहाँ पर, थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल आ जाता है। नाउ अब स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया गया है। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे एज ए जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसमें से मेन एक्सपेरिमेंट है, मेन 4 एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट ओसवाल्ड मैककार्डी experiment, and third experiment Michelson-Stehal experiment. Michelson-Stehal experiment, and fourth experiment is Hershey-Chase experiment. ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे बैक्टीरिया के। 2 स्ट्रेन क्या थे, रफ टाइप एंड स्मूथ टाइप। जो स्मूथ टाइप था वो कैसा था, वायरुलेंट, एज ए वायरुलेंट बिहेव कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया इन्होंने लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन मिले, रफ टाइप और स्मूथ टाइप। रफ टाइप ये नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया थे और एस टाइप या स्मूथ टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया थे। जब इन्होंने माइस में इसे इंजेक्ट कराया था तो जो एस टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया ये क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था, जिससे माइस की डेथ हो जा रही थी। अब माइस की जब डेथ हो जा रही थी तो अब इन्होंने जब आर को इंजेक्ट किया तो माइस लाइव, यहाँ पे माइस लाइव था और यहाँ पे माइस की डेथ हो गई थी। नाउ इन्होंने क्या किया कि इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को फिर डेड किया बाय हीट इन्होंने हीट दिया। हीट देने के बाद अब ये वायरुलेंट नहीं रह गया था, वायरुलेंट से नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया था। अब इन्होंने क्या किया कि मिक्सचर ऑफ नॉन वायरुलेंट मीन्स रफ टाइप और डेड स्ट्रेप्टोकोकस को जब माइस में इंजेक्ट किया तो अब ये क्या हो रहा था, माइस डाई कर जा रहा था।
तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा कैसे हो गया कि क्योंकि दोनों ही नॉन वायरुलेंट थे, तब भी माइस कैसे डाई कर गया। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बताया था कि जो आर टाइप है, आर लाइफ था, ये डाई इन्होंने ये डाई कर गए थे। लाइफ को डाई के साथ मिलाकर जब इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस की डेथ हो गई थी बाय डिजीज निमोनिया। ये कैसे हुआ? इन्होंने बताया कि आर जो थे वो ट्रांसफॉर्म कर गए थे इन एस में, और नॉन वायरुलेंट से ये वायरुलेंट में चेंज हो गए थे, फिर इसी को कंफर्म करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पे जो नॉन वायरुलेंट रफ स्ट्रेप्टोकोकस था, ये वायरुलेंट में कैसे चेंज हो गया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ओसवाल्ड और मैकलिन मैककार्डी ने एक्सपेरिमेंट फिर से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया, और इन्होंने बताया कि एक्चुअली में हुआ क्या। इसके लिए इन्होंने 3 एंजाइम लिए थे, वो थे डीएनएज। फर्स्ट एंजाइम इज डीएनएज, सेकेंड इज आरएनएज एंड थर्ड इज प्रोटीएजेज। अब इन्होंने ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, रफ स्ट्रेप्टोकोकस एस में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, रफ स्मूथ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, और इसके लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने 3 एंजाइम्स लिए। अगर डीएनए होगा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, तो क्या होगा, डीएनए से डीएनए ब्रेक कर जाएगा और ये आरएस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आरएनए से आरएनए ब्रेक कर जाएगा और आरएस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये क्या करेगा, आरएनए को ब्रेक कर देगा और प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। तो इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक में डीएनएज एंजाइम डाला, एक में आरएनएज एंजाइम डाला और एक में प्रोटीएज एंजाइम डाला। अब इसमें हुआ क्या, जब 3 इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए इन्होंने, जब डीएनएज एंजाइम यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम डीएनएज डाला, सेकेंड एंजाइम आरएनएज एंड थर्ड एंजाइम प्रोटीएज डाला, तो इन्होंने देखा कि जो इसमें सेकेंड और थर्ड एंजाइम के प्रेजेंस में अभी भी आर जो है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा है और वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में चेंज हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ट्यूब थी इसमें आर स्ट्रेन एस में चेंज नहीं हो पा रहा था, वो एस सच आर का आर रह रहा था। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि फर्स्ट में डीएनएज डाला था, डीएनएज ने डीएनए को ब्रेक कर दिया। जब अगर ये डीएनए ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जा रहा है और ट्रांसफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। जब वही ब्रेक हो जाएगा तो आर क्या है, नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में चेंज नहीं हो पाएगा, वो अभी भी स्टिल नॉन वायरुलेंट ही रहेगा। तो ओसवाल्ड ने इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाता है और वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मेसेल्सन-स्टेहाल एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था, हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। 5 बैक्टीरियोफेज वायरस एक्चुअली में होता है, ये वायरस है। ये क्या करता है, ई कोलाई को एज ए होस्ट ट्रीट करता है और वायरस आके इसके सेल वॉल पे बाइंड
कि अपने जेनेटिक मटेरियल को वायरस अपने या बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई में ट्रांसफर कर देता है। अब ई कोलाई वायरल के जेनेटिक मटेरियल को ऐसे अपना जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करता है और उसके कॉपीज बनाने स्टार्ट कर देता है। अब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया है। तो ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद ई कोलाई वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझने लग जाता है और उसकी कॉपीज बना लेता है एक। अब यहाँ पे कॉपीज बन गई 3 से 6 हो गई कॉपीज। अब ये क्या था, ये एक्चुअली में वायरस का जेनेटिक मटेरियल था। तो इससे क्या होते हैं, वायरस ई कोलाई के थ्रू अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें जो ई कोलाई ने क्या किया, वायरल जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज कई सारी बना दी। दैट मीन्स कि इसने कई सारे वायरसेस को बना दिया। अब क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज, अब इनसे ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ बैक्टीरियोफेज में निकल जाएंगे और अपने को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या हुए कि ई कोलाई में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के बाद अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ई कोलाई इन्हीं के जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना लेता है। ये जानने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो वायरस है, वायरस को किस सल्फर मीडियम में ग्रो कराया और एक वायरस को इन्होंने सल्फर मीडियम में ग्रो कराया और ई कोलाई को इन्होंने फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कराया। फिर उन्होंने रिजल्ट क्या देखा, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ डीएनए में प्रेजेंट होता है और सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अब जितने भी वायरल डीएनए थे वो सभी क्या थे, PO4 रेडियो एक्टिव ये थे, फॉस्फेट रेडियो एक्टिव रिप्रेजेंट कर रहे थे जितने भी वायरसेस थे। तो इससे ये पता चल गया था। और जो प्रोटीन थी, प्रोटीन में सल्फर होता है, तो जो ई कोलाई की प्रोटीन थी वो क्या था, वहाँ पे उन्हें सल्फर मिला। ये कैसे, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया, वायरस से जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। अब जो जेनेटिक मटेरियल पे क्या था, PO4 था और प्रोटीन पे SO4। तो ये इससे आइडेंटिफाई हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, वही ट्रांसफर हो रहा है ई कोलाई में और वही ई कोलाई से ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो हार्शी-चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था। अब मिचेल्सन और स्टेहॉल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, मिचेल्सन-स्टेहॉल एक्सपेरिमेंट सिंपली ये बताता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, मीन्स कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है। जब भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का सिंथेसिस होती है डीएनए की, तो वहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड एक स्ट्रैंड रहता है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है। हाँ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड कैसे हैं? इन्होंने जो मिचेल्सन स्टेहॉल ने इन्होंने क्या किया कि एक मीडियम बैक्टीरिया लिया, वहाँ का मीडियम उन्होंने बैक्टीरिया को N14 मीडियम दिया और N15 मीडियम दिया। ये क्या है, आइसोटोप है, N15 है। सबसे पहले बैक्टीरिया को N15 में ग्रो कराया जिसके पास ऑलरेडी N14 के नाइट्रोजन प्रेजेंट थे। जैसे कि डीएनए में पहले नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो जो वहाँ पे नाइट्रोजन थे N14 थे। तो जब एक बार 20 मिनट के बाद जब एक बार रिप्लिकेशन हो गया और एक बार रिप्लिकेशन करने के बाद जब ये मल्टीप्लाई कर गए बैक्टीरिया, तो यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट था, डीएनए क्या हुआ, एक तो N15 का आया और एक जो बैक्टीरिया के पास पहले से था N14, एक N14 यहाँ पे आया। एक स्ट्रैंड में N15 और एक स्ट्रैंड में N14। तो
14 यहाँ पे जो बैक्टीरिया का स्ट्रैंड, पहले ये पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड एंड डॉटर स्ट्रैंड, ये है डॉटर स्ट्रैंड। एंड 15 जब 20 मिनट बाद जब इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर चुका था, और जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्हें बैंड जो मिली वो कुछ इस तरीके की थी। बैंड सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इन्हें बैंड एक क्योंकि मतलब मीडियम कलर में मिली, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए था, एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड थे, वो 2 स्ट्रैंड अलग अलग कंपोनेंट के थे, N14 का और N15 का। फिर 20 मिनट फिर जब 40 मिनट बाद इन्हें ट्रांसफ़र फिर कर दिया जाता है, और इन N14 मीडियम में जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अब बैक्टीरिया में जब दोबारा रिप्लिकेशन होगा तो फिर से यहाँ इससे 2 स्ट्रैंड और इससे 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अब इन्हें ये होगा 40 मिनट बाद जब इन्होंने वापस से सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्हें एक इंटरमीडिएट बैंड मिली, एक इंटरमीडिएट बैंड मिली और एक सुपरफिशियल बैंड मिली और एक N15 की बैंड मिली। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सभी डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक N15 की बैंड मिल जाएगी और इंटरमीडिएट के बजाय यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक फ्यूज थे, दोनों ही फ्यूज थे, तो अब ये 2 सेपरेट बैंड मिल जाएगी, N14 की और N15 की, इन्हें बैंड मिल जाएगी। तो मिचेल्सन और स्टेहॉल एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हो गया कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, मीन्स एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा इसके पास और एक डॉटर स्ट्रैंड, एक या न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन 3 स्टेप्स में, डीएनए रिप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। रिप्लिकेशन इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सिमिलरली ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स होते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 स्टेप्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन तीनों में 3 स्टेप्स होते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए अपनी सिंथेसिस करता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है, दोनों ही स्ट्रैंड एक नए चैन का फॉर्मेशन करके फिर से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा डीएनए रिप्लिकेशन में एंजाइम इंपॉर्टेंट है, वो है इनिशिएशन के एंजाइम्स ऑफ इनिशिएशन। इनिशिएशन फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए प्राइमर, प्रोवाइड बेस फॉर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, polymerase third. Now DNA ligase which seal or join Okazaki fragments,
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इनिशिएशन में ये सभी एंजाइम है, और इलॉन्गेशन में क्या, इलॉन्गेशन में सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज का रोल होता है। ये क्या करता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, और ऐड करने के बाद एक जब न्यूक्लियोटाइड्स जब पूरे ही डीएनए का फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो जाती है पूरे डीएनए की, तब वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब नाउ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। एमआरएनए की सिंथेसिस में भी 3 स्टेप्स होते हैं। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इससे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए पर थाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी थाइमिन होंगे उन्हें यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो स्ट्रैंड एमआरएनए की कोडिंग करेगा उनसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो अपोजिट में प्रेजेंट होगा उसे कोडिंग स्ट्रैंड सेट टू बी कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो इसमें भी सिंपली 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड करने का जो वर्क होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है इसमें, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए दोनों के लिए ही रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और इलॉन्गेशन के टाइम ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट आता है फिर से रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पर ऐड हो जाता है। अब नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए से सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए को फिर पर ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये AUG फॉर एग्जांपल GCC UU लाइक दिस ट्रिपलेट कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन को कोड किया जाता है इन अमाइनो एसिड। एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बाइंड करता है, फिर फर्दर एक ट्रिपलेट, फिर अमाइनो एसिड, इस तरीके से एक लॉन्ग चैन अमाइनो एसिड की बन जाती है, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और प्रोटीन सिंपली लॉन्ग चैन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। और अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड्स बोला जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में IF2 फैक्टर GTP फॉर एनर्जी एंड tRNA रिस्पॉन्सिबल होते हैं। tRNA रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशिएट करने के लिए, और टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टॉप कोडॉन कोडॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। ये स्टॉप कोडॉन 3 UAA, UGA और UAG, और इनिशिएशन कोडॉन जो इनिशिएट करता है वो होता है AUG इनिशिएट करता है। अगर टर्मिनेट करना होगा इसे तो लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा UAA, UGA और UAG। इसमें से कोई भी कोडॉन अगर प्रेजेंट होगा तो ये वहीं प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। AUG मेथियोनिन को कोड करता है।
जिसमें से अब नाउ ट्रांसलेशन के बाद है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में हम डिस्कस करेंगे कितने कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और किसके लिए कौन से अमाइनो एसिड कोड करता है कौन सा कोडॉन। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है? ये ट्रिपलेट कोडॉन्स mRNA में प्रेजेंट होते हैं। ये इन्हीं कोडॉन्स को जेनेटिक कोड बोला जाता है क्योंकि ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अभी इन्हीं यही ट्रिपलेट कोडॉन है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे जो डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो कोडॉन्स होते हैं वो 64 प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमंस। 64 कोडॉन प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 61 कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कोड अमाइनो एसिड और 3 कोडॉन्स एज ए स्टॉप कोडॉन फंक्शन करते हैं। स्टॉप कोडॉन मीन्स दे डिडंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। तो 61 कोडॉन कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं? वो है सिर्फ 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मोर देन 1 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे GUG, GAG, GC, GN, ट्रिपल G, ये चारों ही ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को। और ट्रिपल U फेनिल एलानिन को कोड करता है और वैलिन को GAG वैलिन कोड करता है। GAG वैलिन को कोड करता है। और अगर एलानिन को करे तो GG A एलानिन को कोड करता है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड की कोडिंग हो जाती है। 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल फेनिल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, सेरिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड सो ऑन। 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हीमोग्लोबिन है तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जिसमें दो अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हर एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इंसुलिन की प्रोटीन, अगर इंसुलिन लिया जाए, इंसुलिन हार्मोन होता है लेकिन वो भी एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसमें 101 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन है, इसमें भी 2 अल्फा चेन जो होते हैं वो उनके हेलिक्स के अकॉर्डिंग, उनके कॉइलिंग के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है कि वो हेलिकल फॉर्म में है तो अल्फा चेन, अगर बीटा प्लीटेड शीट में है तो बीटा चेन। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके के जेनेटिक कोडॉन होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिंपली ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जीनोम के कैरेक्टर्स और डिफरेंट जीनोम के फंक्शन क्या क्या फंक्शन करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को नोट किया गया इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूएस में स्टार्ट किया गया था। इसे कंप्लीट होने में 30 ईयर्स का टाइम लगा था। ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में
कंप्लीट हुआ था। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज में मतलब अदर देन यूएस में यूके ने पार्ट लिया था, यूके, चाइना, फ्रांस एंड जापान। ये 4 कंट्री यूएस के मतलब अदर देन यूएस ये 4 कंट्रीज इन्होंने पार्ट लिया था इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसमें क्या था, जितने भी जीनोम होते हैं ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं उनके इंफॉर्मेशन को इनलिस्ट किया गया और कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस की गई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ 50% ही जीनोम्स के फंक्शन को जाना जा सका है, जीनोम के फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सका है। अभी भी 50% ऐसे ह्यूमन जीनोम्स हैं जिनके फंक्शन अभी भी नहीं पता है। तो फिर सिर्फ 50% ही फंक्शन पता है, जिसमें से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये बताया गया है कि पूरे जीनोम में से सिर्फ 2% पार्ट ही डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। रेस्ट ऑफ पार्ट सिर्फ टेंडम रिपीट्स होते हैं और एज ए VNTR होते हैं। VNTR जो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से फिनोटिपिकली और कैरेक्टर वाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि 2% ही सिर्फ डिसिमिलरिटी मतलब सिर्फ 2% ही प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वेरिएबल टेंडम रिपीट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस को लिया जाए और यहाँ पे ये जीसी रीच है, जीसी रिच सेगमेंट है, इसके बाद 80 रिच सेगमेंट आया, तो अगर 1 से 1000 रिपीट हो सकते हैं जी के, ग्वानिन साइटोसिन के और एडेनिन और थाइमिन के रिपीट्स हो सकते हैं। तो ये रिपीट्स ये हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट हो सकता है कि हमारे में अगर 1000 है तो नेक्स्ट इंडिविजुअल में ये रिपीट 2000 भी हो सकता है और 3000 भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल टेंडम रिपीट से ये क्या है कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करता है। तो सिर्फ और जिसमें से 2% ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और सिर्फ 1% और जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, उसमें क्या हुआ कि 99.9% जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का सेम रहता है, मतलब एग्जैक्टली सेम होते हैं जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ 0.1% ही डीएनए डिफरेंट रहता है, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करता है। वो उसकी टेंडेंसी क्या है, ओनली 0.1% डीएनए ही डिफर करता है, बाकी 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो हर एक इंडिविजुअल का सिमिलर ही रहता है। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता चल गया कि फंक्शन क्या है और डीएनए सेगमेंट्स में कितना पार्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और कितना पार्ट ह्यूमन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड लास्ट टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। Now second step is fragmentation of DNA. Third is gel electrophoresis of DNA. Fourth is blotting and fifth is sequencing। और इस यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोलेशन में क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है सेल से बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, और फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट डीएनए को ब्रेक कर दिया जाता है बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब डीएनए क्या है, फ्रेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के
से इन्हें हाई मॉलिक्यूलर वेट से लो मॉलिक्यूलर वेट से हाई मॉलिक्यूलर वेट में अरेंज किया जाता है इन जेल। फिर उसकी ब्लॉटिंग की जाती है। देन ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू इसे आइडेंटिफाई किया जाता है और सीक्वेंसिंग की जाती है। और सीक्वेंसिंग के बाद इन्हें इसका यूज़ किया जाता है इन फॉरेंसिक साइंस। इन्हें कंपेयर किया जाता है कि किस इंडिविजुअल का किससे मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनके रिपीट्स के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है और सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है। एग्जांपल, अगर हमारे दो सस्पेक्ट हैं ए और बी, तो सेम ए के डीएनए को और बी के डीएनए को इसी तरीके से सीक्वेंसिंग किया जाएगा। पहले आइसोलेशन किया जाएगा बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रेगमेंटेशन बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू लो मॉलिक्यूलर टू हाई मॉलिक्यूलर वेट में अरेंज कर दिया जाएगा। फिर उसे ब्लॉटिंग की जाएगी ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे एज सच उतार दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग कर दी जाएगी। अब सीक्वेंसिंग में लाइट बैंड मिले हैं और डार्क बैंड मिले हैं। लाइट बैंड जो मिले हैं और डार्क बैंड मिले हैं, अब इन्हें कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर क्राइम पॉइंट से हमें कोई डीएनए मिला है और उसे हमें दो सस्पेक्ट से मैच कराना है, तो दोनों के डीएनए को इसी प्रोसेस से इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी, सस्पेक्ट ए की और सस्पेक्ट बी की। अब ये क्राइम सीन से जो लिया गया डीएनए है, इसे सस्पेक्ट ए से मैच कराया जाएगा, बी से मैच कराया जाएगा, इनके बैंड्स को मैच कराया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इनके लाइट बैंड और डार्क बैंड को मैच करा दिया जाएगा। मैच कराने पर हमारा ये बैंड किससे मैच कर रहा है, सस्पेक्ट ए से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डार्क बैंड, यहाँ पे डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, डार्क डार्क, लाइट लाइट, डार्क डार्क, लाइट लाइट एंड डार्क डार्क, फिर लाइट। तो अब ये क्या है, हमारा इस बी से हमारा सस्पेक्ट बी से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी क्रिमिनल नहीं है। ए से मैच हो जा रहा है, तो इसका मतलब ए क्रिमिनल है। इसका फॉरेंसिक साइंस में और ऐसे मैटरनिटी और पैटर्नल को या फादर और मदर को आइडेंटिफाई करने में भी यूज़ किया जाता है। मैटरनल और पैटर्नल आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।